अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर चल रहा है और उसमें जो मेन टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स। तो इससे पहले हम दो टाइप्स पढ़ चुके हैं, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। आज जो है वो तीसरी किस्म है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हाईली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब कि लार्जर वन कहें तो फिर ये बिल्कुल लार्जेस्ट टाइप कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। मोस्टली ब्रांच्ड, आपको ज़्यादातर इसमें जो है ब्रांच स्ट्रक्चर या ब्रांच्ड फॉर्म में मिलेंगे। ये तीसरी किस्म इसकी है स्वीटलेस या टेस्टलेस। इनका जायका मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स की निस्बत कम होता है या ना होने के बराबर होता है, स्वीटलेस होते हैं ये। अच्छा, इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं इन वाटर, मींस के कभी कभार स्पेशल कंडीशंस पे ये जो है सॉल्युबल हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में, बशर्ते दीगर ये इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं और जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, जिससे मोनोसेक्राइड्स मिलके ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं और फिर ओलिगोसेक्राइड से फिर आप पॉलीसेक्राइड्स देखते हैं। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन, डेक्सटिन और पेक्टिन etc, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिलेंगे पॉलीसेक्राइड्स की। अच्छा, इसकी जो पहली किस्म है स्टार्च, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम है, हम इनके जो अहम है जो ज़्यादातर आपको स्टडी के लिए मतलब कि टॉपिक दी जाती हैं या फिर टॉपिक के तौर पर अहम होती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसकी जो किस्म है स्टार्च, ये स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स है। ये प्लांट्स में स्टोर होती है, प्लांट्स के अंदर आपको स्टोर फॉर्म में मिलेगी। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये होमोपॉलीसेक्राइड्स है। अच्छा, होमोपॉलीसेक्राइड्स का मतलब है कि ये बहुत सारे सिमिलर यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, और जो सिमिलर यूनिट्स जिनसे ये बना हुआ है वो सारे के सारे एक जैसे हैं। अगर आप देखें ग्लूकोज से ये बना हुआ है, इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन के लिहाज से सारे एक तरह के होंगे, मतलब कि उसमें फिर और कोई किस्म मौजूद नहीं होगी, सारे के सारे एक ही तरह के ग्लूकोज या फिर मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा। अच्छा, दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में मुख्तलिफ अक़साम भी आपको मिलती हैं, मतलब कि उसमें ग्लूकोज के अलावा और भी मतलब कि फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं उसमें। अच्छा, इसके बाद इसके हाइड्रोलिसिस को देखें तो ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर मिलता है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज जिसमें ये हाइड्रोलाइज हो जाता है वो सारे के सारे ग्लूकोज आपस में एक तरह के होते हैं। इसी बुनियाद पर इसको हम होमोपॉलीसेक्राइड्स का नाम देते हैं। अच्छा, इसकी मजीद दो टाइप्स होती हैं स्टार्च की, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इन दोनों को अगर देखें तो अमाइलोज अनब्रांच्ड फॉर्म है स्टार्च की, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है। अमाइलोज को अगर देखें तो ये हॉट वाटर में सॉल्युबल हैं, पानी में। अगर गर्म पानी में इनको डालें तो फिर ये सॉल्युबल हो सकते हैं, बशर्ते दीगर ये आपको इनसॉल्युबल दिखेंगे, मतलब कि हॉट पानी में ये क्या कर जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये दोनों सूरतों में, अगर हॉट पानी है, हॉट वाटर है भी ये डिजॉल्व नहीं होंगे, और अगर आम पानी है भी इसमें भी ये डिजॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इसमें बॉन्ड अगर देखें तो अमाइलोज में एक किस्म का बॉन्ड पाया जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक। ये मैं पिछले लेक्चर में ओलिगोसेक्राइड्स में डिटेल में बता चुका हूं कि इनकी स्ट्रक्चर 1,4 या फिर 1,6 या फिर 1,2 ग्लाइकोसिडिक किस तरह से होती है। अगर किसी ने
इसको समझना है तो मेरे पिछले लेक्चर में चला जाए ओलिगोसेक्राइड्स में, इंशाल्लाह आपको वहां पर बॉन्ड में डिटेल में आपको मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की स्थिति। अब दो ग्लूकोज की मालिक्यूल हैं, हूबहू एक जैसे हैं, 6 कार्बन हैं, ठीक है, दोनों में जो है 6 कार्बन मौजूद हैं। अच्छा, इनमें जो बॉन्ड बनेगा ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह 1 2 3 4 5 6। अब दो मालिक्यूल के दरमियान, दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, एक मालिक्यूल ग्लूकोज के मालिक्यूल का कार्बन 1 होगा, दूसरे का 4, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इसी बुनियाद पर इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इसी तरह जबकि अमाइलोपेक्टिन को आप देखेंगे तो यहां पर दो टाइप्स की आपको जो है क्या मिलेंगे, बॉन्ड मिलेंगे। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मिलेगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मिलेगा। अब इसी तरह देख लें, ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में, यहां पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4, और ये 5 और ये यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर ये 1,4 तो बना रहा है। इसी तरह अगर और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ जाए तो ये 1 और उसका 4 होगा। इसी तरह अगर और आ जाए तो उसका 4 और उसका 1, इस तरह मतलब ये बॉन्ड बनाते जाएंगे। 1,4 तो इसमें है ही है ना इसकी तरह, लेकिन इसकी एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बनाता है। मतलब कि इसमें दिए गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 6 के साथ साइड पर, क्योंकि ब्रांच्ड है ना, ये अनब्रांच था, ये स्ट्रेट चेन में होगा, आपको मिलेगा, ये ब्रांच्ड फॉर्म में मिलेगा। तो ब्रांच्ड फॉर्म में इसके साइड पर भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाया होता है। तो साइड पर कैसे बनाएगा, ये इस मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 6 और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 आपस में बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से जो है ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बनाता है। तो इसमें दोनों होती हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में है तो ब्रांच में साइडों से भी ग्लूकोज अटैच होते हैं, यहाँ पर साइडों से कोई नहीं होता है, सिर्फ एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका आयोडीन टेस्ट, स्टार्च का आयोडीन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एमडीकेट में इसमें पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन का या फिर स्टार्च का इसका जो है आयोडीन टेस्ट क्या है। तो आपने याद रखना है कि इसका जो आयोडीन टेस्ट होता है, इसको अगर आयोडीन के साथ इसका टेस्ट करवाया जाए तो फिर ये ब्लू कलर देगा आपको। समझ में आएगी बात, आपको ब्लू कलर मिलेगा। स्टार्च का आयोडीन टेस्ट हमेशा ब्लू कलर देता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को आप अगर देखें तो ग्लाइकोजन आपको जो है एनिमल में, जो है एनिमल स्टार्च के लिए एनिमल में मिलेगा। ये जो स्टार्च है, स्टार्च जो है ये आपको प्लांट्स में मिलेगा, और ग्लाइकोजन जो है ये आपको एनिमल्स में मिलेगा। इसीलिए इसको उसका दूसरा ना एनिमल स्टार्च भी रखा हुआ है, एनिमल्स की बॉडी में होने की वजह से। तो स्टोरेज फॉर्म है इन एनिमल्स में, और ये हाईली ब्रांच्ड है। अब हाईली ब्रांच्ड का मतलब है कि ये 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों किस्म के बॉन्ड बनाता है। ठीक है, याद रखना है आपने कि जो अमाइलोज होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड फॉर्म में। अब ब्रांच्ड फॉर्म में तो आपको एक तो 1,4 तो मिलेगा और 1,6 भी बॉन्ड मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये ग्लाइकोजन भी स्टार्च ये बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह हाईली ब्रांच्ड है, ब्रांच फॉर्म में। तो इसका मतलब इसमें 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। हाइड्रोलाइज जब होगा, इसकी ब्रेकडाउन जब होगी, हाइड्रोलिसिस होगा, तो फिर ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन कर जाएगा। और इसका आयोडीन टेस्ट जो है वो रेड कलर है। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं सेलुलोज को। सेलुलोज प्योर फॉर्म है जो कि आपको मिलेगा कॉटन के अंदर। हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो बहुत सारा ग्लूकोज आपको मिलेगा, इसकी इस तरह ब्रेकडाउन मिलेगा। और ये क्या कहाँ पर मिलेगा आपको, प्लांट सेल वॉल में कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर, मतलब कि आपको मिलेगा अज्जा के तौर पर। प्लांट की बॉडी में ये मस्ट होता है, लाजमी होता है। अच्छा, अनब्रांच्ड है। अब अनब्रांच मैंने आपको बताया कि अगर अनब्रांच्ड है तो फिर ये स्ट्रेट चेन बनाएगा, और स्ट्रेट चेन में आपको कोई भी जो है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। अच्छा, इसका आयोडीन टेस्ट अगर आप करें लेबोरेटरी में तो कोई कलर आपको नहीं मिले, नो कलर। अब आपने याद रखना है
कि स्टार्च का आयोडीन टेस्ट ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन का जो आयोडीन टेस्ट है वो रेड कलर देता है, और इसी तरह जो है आयोडीन टेस्ट ऑफ सेल्यूलोज गिव्स नो कलर। इसके बाद नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन गट, ये ख़ास तौर पर एक एंजाइम इसकी डाइजेशन के लिए चाहिए होता है जिसको कहते हैं सेल्यूलोज एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम। तो ये आपको जो है ओनली बैक्टीरिया की बॉडी में मिलेगा और ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। तो ह्यूमन की बॉडी में ना होने की बुनियाद पर ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अब जब डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो फिर हमारी बॉडी में कैसे फिर ये कहाँ क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक फंक्शन होता है कि लुब्रिकेशन के तौर पर जब हमारी बॉडी में खुराक आती है तो उसको लुब्रिकेट करती है और इसको फिर ईजिली जो है बॉडी से रिमूव कराने में हेल्प करती है। उम्मीद है कि आपको जो है मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।